हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडमार्क ऑनलाइन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मॉडर्न हिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर है 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य, और इसके पहले ही वीडियो के साथ आपके साथ मौजूद हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किसने किया था? तो हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना निज़ामुल मुल्क ने किया था। इनका मूल नाम चिनकलीज खां था और इनका संबंध आसफ जाह वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब सही कथन चूज करने के लिए है निज़ामुल मुल्क ईरानी गुट का था। जी नहीं, यह गलत है, वो तुर्रानी गुट का था। निज़ामुल मुल्क तुर्रानी गुट का था। दूसरा है कि निज़ामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हाँ, सैयद बंधु जिसे निर्माता कहा जाता है, यानी किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, उनके पतन में निज़ामुल मुल्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा है, निज़ामुल मुल्क को मुग़ल सत्ता के अंदर 7000 आसफजाह का दर्जा प्राप्त था। जी नहीं, 7000 जात का दर्जा प्राप्त था उन्हें। उपर्युक्त में सही होगा ही नहीं, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जा रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निज़ामुल मुल्क को किस मुग़ल बादशाह ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था? जी हाँ, निज़ामुल मुल्क को मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था जब सुकरखेरा या शंकरखेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में मुबारिज़ खां के नेतृत्व में हार गया था मोहम्मद शाह रंगीला, और उसके पश्चात निज़ामुल मुल्क को दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या है? निज़ामुल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई तथा उसने एक हिंदू पूरन चंद को अपना दीवान नियुक्त किया था। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने चिनकलीज खां को आसफ जाह की उपाधि प्रदान किया था। हाँ, ये दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सुकरखेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया था? अभी मैंने बताया था हैदराबाद के निज़ाम चिनकलीज खां, है ना, निज़ामुल मुल्क या एवं मुग़ल सूबेदार मुबारिज़ खां के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मुबारिज़ खां की हार हुई थी और हैदराबाद के निज़ाम चिनकलीज खां की जीत हुई थी, जिनका नाम जिन्हें हम निज़ामुल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमें चुनना है। पहला कथन है, कर्नाटक मुग़ल साम्राज्य के अधीन एक उपराज्य था जो कि दक्कन के गवर्नर के अधीन आता था। यह सही कथन है, हमें चुनना क्या है? गलत। तो अभी हमारा ऑप्शन नहीं मिला है। दूसरा ऑप्शन, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सआदतुल्लाह खान ने की तथा इसने अपनी राजधानी अर्काट को बनाया। ये भी सही है। नेक्स्ट, तीसरा कथन देखें, कर्नाटक के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर फ्रांसीसी और डचों के मध्य संघर्ष हुआ था। नहीं, कर्नाटक के उत्तराधिकारी के बीच जो संघर्ष हुआ था ना, तो ये हुआ था फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। क्या हुआ था? 1748 ईस्वी में अनवर उद्दीन कर्नाटक का शासक था और इसका जीजा, जिसका नाम था चंदा साहब, जो मराठा केंद्र में कैद था, ये 1748 ईस्वी में कैद से छूटता है और कर्नाटक का जो है मतलब कि शासक बनना चाहता है, और इसीलिए इन दोनों के बीच अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच संघर्ष होने लगता है, जिसमें फ्रांसीसियों ने साथ दिया था चंदा साहब का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साथ दे रहा था अनवरुद्दीन का। तो इस उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष हुआ था, ना कि डचों के साथ। ठीक है, तो केवल और केवल तीसरा ऑप्शन
आपका सही है। इसलिए कि हमें गलत कथन चुनने के लिए कहा गया था, तो ये गलत कथन था, इसलिए हमारा आंसर यही होगा, केवल 3। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ भी गलत कथन को चुनना है। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। हाँ, ये कथन सत्य है, हमें असत्य चुनना है, अभी आंसर नहीं मिला। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से हस्तांतरित करके अजीमाबाद को बनाया। नहीं, अजीमाबाद को नहीं, मुर्शिदाबाद को बनाया था, मुर्शिदाबाद को बनाया था। ये कथन तो गलत है और गलत कथन ही हमें चुनना था, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा तथा तकाबी ऋण देना प्रदान किया था? तो देखिए, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली खां ने तकाबी ऋण, ये कृषि कार्य के लिए अग्रिम ऋण होता है जिसे तकाबी ऋण कहा जाता था, और इजारेदारी प्रथा कर वसूली की एक प्रथा है जिसे चलाया था मुर्शिद कुली खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध अलीवर्दी खां और सुजाउद्दीन का बेटा सरफराज खां के बीच लड़ा गया था, जिसमें अलीवर्दी खां की जीत हुई थी, और 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक अलीवर्दी खां ने शासन किया था बंगाल का नवाब बनकर। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुर्शिद कुली खां को बंगाल 1717 ईस्वी में की सूबेदारी किस मुगल बादशाह ने दिया था? मुर्शिद कुली खां को 1717 ईस्वी में बंगाल की सूबेदारी फर्रुखसियर ने दिया था। किसने दिया था? फर्रुखसियर ने। 11 नंबर क्वेश्चन। वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खां ने उड़ीसा के एक भाग पर राजस्व प्रदान किया था? तो देखिए, रघुजी भोसले ने 1751 ईस्वी पर हमला किया था, और जिसमें कि अलीवर्दी खां की हार हो गई थी, और अलीवर्दी खां ने उड़ीसा का क्षेत्र रघुजी भोसले को यानी मराठा को दे दिया था, और साथ ही साथ 6 लाख रुपये वार्षिक देना भी स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर। बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी की अनुमति नहीं दी थी? तो देखिए, अनुमति नहीं दिया था अलीवर्दी खां ने, और ये दोनों मान भी गए थे। इन्होंने किलाबंदी इस समय नहीं किया था, अंग्रेज कलकत्ता का और फ्रांसीसी चंद्रनगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की और कहा कि यदि इसे ना छेड़ा जाए तो वह शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी? यह कथन अलीवर्दी खां की है। यह कथन किसकी है? अलीवर्दी खां की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी में हो गई। इसके बाद उत्तराधिकारी कौन बना? सिराजुद्दौला बना। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती था। 15 नंबर क्वेश्चन। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? तो इसका सेनानायक था मीर जाफर। ये तो अंग्रेजों के साथ मिल गया था। साथ ही साथ इसका विद्रोह इसकी मौसी घसीटी बेगम, जो कि ढाका की बेगम थी, इन्होंने भी दिया था। और पूर्णिया का नवाब इसका जो है सो मौसेरा भाई था शौकत जंग, इसने भी साथ दिया था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्लैक होल की घटना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 ईस्वी में हुई। यह कथन सही है। इस घटना का उल्लेख अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया था। जी हाँ, ये भी कथन सही है, और इस तरह से कथन 1 और कथन दोनों सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना, जिसमें नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेज जिंदा बच पाए। यह घटना कहाँ घटी थी? कोलकाता में यह घटना घटी थी। 18 नंबर क्वेश्चन है। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था?
तो इसके संघर्ष का कारण यह था कि अंग्रेजों ने व्यापारिक छूटों का दुरुपयोग किया था। अंग्रेजों ने व्यापारिक छूटों का दुरुपयोग किया था, यह इसके संघर्ष का कारण था। इतिहासकारों ने किसे क्लाइव की गिदर की संज्ञा दी है? जब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई तो उसके सेना नायक मीर जाफ़र को जो है सो गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन वह सारे काम जो है रॉबर्ट क्लाइव के इशारे पे किया करता था, इसलिए मीर जाफ़र को क्लाइव का गधा या क्लाइव का गीदड़ की संज्ञा दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, मीर कासिम ने बिहार में बंदूकें और तोप कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो बिहार के मुंगेर में इन्होंने बंदूक और तोप का कारखाना मीर कासिम ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था बंगाल का नवाब था, जिसका नाम था मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया, यह युद्ध था बक्सर का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के साथ पराजित हुए? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इसके साथ युद्ध लड़े थे और इनकी संयुक्त सेना की हार हुई थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे? यह इलाहाबाद की संधि थी। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को यह पहली इलाहाबाद की पहली संधि हुई और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम लिखिए। सरफराज खां 1739-40 में रहा, अलीवर्दी खां 1740 में, शुजाउद्दीन 1727 में और मीर कासिम 1760 में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध राज्य की स्वतंत्र स्थापना किया था सआदत खान ने। किसने? सआदत खान ने। और हैदराबाद का किया था निज़ामुल मुल्क ने और अवध का सआदत खान ने। नेक्स्ट है 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त जिसे रेवेन्यू सेटलमेंट कहा जाता है, किसने लागू किया था? तो सआदत खान ने किया था, सआदत खान ने। नेक्स्ट है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निम्नलिखित में से किसको बुरहानुल मुल्क की उपाधि दिया था? तो ठीक है, सआदत खां को ही उन्होंने बुरहानुल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था, लेकिन इसने धोखा कर दिया मोहम्मद शाह के साथ। 29 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन चुनना है। सआदत खां ईरानी गुट का था, जी हाँ बिल्कुल था। 1739 ईस्वी में सआदत खां की मृत्यु के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बना। हाँ, सफदरजंग इसी सआदत खां का दामाद था और ये बाद में अवध का नवाब बनता है। सफदरजंग के समय में अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई थी। हाँ, सफदरजंग के समय ही अवध में लखनवी तहजीब विकसित हुई थी। 1754 ईस्वी में सफदरजंग के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अबुल मंसूर अवध का नवाब बना था। नहीं, अबुल मंसूर सफदरजंग का ही नाम था, इसलिए यह उसका पुत्र नहीं था। ये ऑप्शन गलत है और हमें गलत ही चुनना था, इसलिए डी हमारा आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में हम लोग देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? नवाब वजीर, यही जो सफदरजंग के बारे में अभी पढ़ा है, सफदरजंग को ही नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था। और ये किस जगह के शासक थे? तो ये शासक थे अवध के शासक थे। अवध के शासक को
नवाब वजीर कहा जाता था, यानी सफदरजंग को नवाब वजीर कहा जाता था, क्योंकि मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह जब मुग़ल बादशाह बने तो उन्होंने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया और इसीलिए सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है? तो सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुजा-उद-दौला ने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दिया था? जी हाँ, दिया था। आसफ-उद-दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ किया था। हाँ, दोनों कथन सही है, यानी कथन ए और कथन बी दोनों सही है। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध यानी 1761 ईस्वी में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था? तो अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था शुजा-उद-दौला ने। शुजा-उद-दौला ने ही 1761 में जो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली आया था और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, इसमें साथ दिया था अहमद शाह अब्दाली का, शुजा-उद-दौला। 34 नंबर क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में संयुक्त सेना का नेतृत्व किसने किया था? संयुक्त सेना का नेतृत्व शुजा-उद-दौला ने किया था। एक दूसरा मीर कासिम की सेना थी और शाह आलम द्वितीय की सेना थी और सबका नेतृत्व कर रहे थे शुजा-उद-दौला। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था लखनऊ में आसफ-उद-दौला ने। किसने? आसफ-उद-दौला ने। 36 नंबर क्वेश्चन है, डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाया और अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया? तो आउटरम की रिपोर्ट को आधार मानते हुए ही उसने ऐसा किया। 37 नंबर है, तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है और बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है। ये दोनों युद्ध जो है, ये तीनों एक ही युद्ध का नाम है और ये 1565 ईस्वी में लड़ा गया था और इसी युद्ध के साथ ही जो है सो हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य जो होता है उसका अंत हो जाता है। 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो कर्नाटक के मैसूर में उसका शासन था। 39, वाडियार वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? चिक्का कृष्णराज वाडियार वंश का अंतिम शासक था। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, यानी कौन सा गलत है? मालाबार तट पर भूमि कर हैदर अली ने लगाया था, सही है। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में, हाँ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही इसकी मृत्यु हुई थी। तीसरा ऑप्शन है कि टीपू सुल्तान का संघर्ष नायरो से वर्षों तक चलता रहा। नहीं, यह ऑप्शन गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में तमिलनाडु में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? फ्रांसीसियों की मदद से हैदर अली ने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1761 ईस्वी में किसे हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बना? नंजराज को हटाकर। नंजराज जो कि सेनापति था और उसमें एक मामूली सेना की हैसियत से हैदर अली शामिल हुआ था और बाद में अपनी कार्यकुशलता और बहादुरी के बल पर नंजराज को हटाकर मैसूर का शासक बना। 43 नंबर, निम्न में से मैसूर राज्य में किसने जागीरें बांटने की प्रथा पर रोक लगा दिया था? तो हैदर अली ने जागीरें बांटने की प्रथा पर रोक लगा दिया था। 18वीं सदी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे, निम्न में से कौन सा एक नहीं है? चिरक्कल तो है ही, कालीकट भी है, त्रावणकोर, मालाबार नहीं, इसके जगह कोचीन होगा। कोचीन तो मालाबार नहीं था और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने डचों को हटाकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया था। तो वह राजा था मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा के साथ का डचों के साथ युद्ध होता है 1741 ईस्वी में, और इसे कोला चोल का युद्ध कहा जाता है। इसमें मार्तंड वर्मा ने डचों को पराजित किया था। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? उसने त्रावणकोर पर शासन किया, यह कथन सही है। उसने सामंतों का दमन किया, यह भी कथन सही है। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारी को भारी रिश्वतें दी, नहीं, यह कथन गलत है और हमें गलत ही चुनना था, इसलिए यह आपका आंसर हो जा रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी कार्तिक तिरुनल राम वर्मा हुआ, जो एक प्रसिद्ध विद्वान, कवि, संगीतज्ञ तथा अभिनेता था, यह सही है। 18वीं शताब्दी में मलयालम साहित्य के महान कवि कुंचन नम्बियार थे, यह भी कथन सही है। इस तरह से कथन ए और कथन बी दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। जैसे बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में मुर्शिद कुली खान ने स्थापित किया, उसी तरह हैदराबाद को निज़ामुल मुल्क या चिनक्लीज खान ने, कर्नाटक को सआदतुल्ला खान ने, अवध को सआदत खान ने जिसे बुरहानुल मुल्क की उपाधि दिया गया था, और केरल को मार्तंड वर्मा ने स्वतंत्र राज्य के रूप में व्यवस्थित किया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप एक बार इन राज्यों का और उन्हें स्वतंत्र घोषित किसने किया उनका नाम देख लें और इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है? गलत कथन सुनना है। जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन एवं बदन सिंह के द्वारा की गया था, ये सही है। जाट नेता सूरजमल को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है, ये भी सही है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में सूरजमल ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, नहीं, मराठों का साथ दिया था, यही कथन गलत है और हमको गलत चुनने के लिए कहा गया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। रुहेलखंड की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रुहेलखंड की स्थापना अली मुहम्मद खां के द्वारा किया गया था। रुहेलखंड क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है? तो ये हिमालय के तराई क्षेत्र यूपी में स्थित है। नेक्स्ट है, मीरानपुर कटरा का युद्ध कब लड़ा गया? ये 1774 में लड़ा गया था, और 1774 में रुहेला सरदार और हाफिज रहमत खां के बीच लड़ा गया था 23 अप्रैल 1774 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुहेला के किस नेता ने बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अवध के नवाब वजीर से संधि किया था? तो हाफिज रहमत खान ने ही अवध के नवाब वजीर से संधि किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में पंजाब प्रांत की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। 55 नंबर है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार किसे नियुक्त किया? तो गुरु अंगद को गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि जो है उसको आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया, मंझी प्रथा का विस्तार किया तथा सती प्रथा का विरोध किया? तो गुरु अमरदास ने ऐसा किया था, सती प्रथा का विरोध किया था और लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया था। 58 नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर शहर को स्थापित किया गया था। अमृतसर शहर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर को स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत सुमेलित है? गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन किया था, ठीक है।
गुरु हरगोविंद अकाल तख्त की स्थापना किया, ये भी सही है। गुरु गोविंद सिंह सिखों को लड़ाकू कौम में बदलना, ये गलत है। गुरु हरगोविंद का काम था ये। गुरु तेग बहादुर हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। तो सी ऑप्शन आपका गलत है और यही आपका आंसर भी है। 60 नंबर क्वेश्चन देखें क्या कहता है। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड 2 को दिया गया था, अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को, यानी कि 2 और 4। ऑप्शन ए इज राइट। 61 नंबर है किस सिख गुरु के द्वारा सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किया गया था। तो पाहुल प्रथा की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। 62 नंबर है गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इन्होंने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की, सही है। गुरु गोविंद सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का जीवित गुरु घोषित किया, ये भी सही है। गुरु अर्जुन देव ने जफरनामा का फारसी में अनुवाद किया, नहीं, यह गलत है। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। गलत कथन हमें चुनना है। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था, सही है। बंदा बहादुर को सच्चे बादशाह कहा जाता है, यह भी सही है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने बंदा बहादुर की हत्या करवाई थी, नहीं, ये फ़ारुख सियर ने करवाया था। फ़ारुख सियर ने करवाया था और फ़ारुख सियर ने 1716 ईस्वी में इसकी हत्या करवा दी थी। तो गलत कथन चुनना है, तो यही गलत कथन है। 64 नंबर में क्वेश्चन है कि दल खालसा संगठन किसके नेतृत्व में गठित किया गया था। तो कपूर सिंह के नेतृत्व में दल खालसा संगठन का गठित किया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही। और क्वेश्चन कुछ रह रहे हैं, ये लगभग 50% क्वेश्चन मैंने आज करवाया है और 50% क्वेश्चन इसका अगले वीडियो में हम करवा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इन्हें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए, धन्यवाद।